हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये है हमारा सेकंड वीडियो ऑन मटेरियल कॉस्टिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 3 बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर। अगर आप चाहे तो मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग सीरीज़ के एंड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स दे सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। So as you can see in the above question, it states that from the following information, calculate economic order quantity and number of orders to be placed in the year. Data दिया है हमें semi annual consumption, cost of placing an order, cost per unit and quarterly carrying cost. Respective of जो भी हमें डेटा दिया है हमें सब कुछ ईयरली में कन्वर्ट करना है। इसलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सेमी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो 6000 की था उसको एनुअली कन्वर्ट कर लिया इंटू 2 करके। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा पर ऑर्डर दिया हुआ है 45 रुपीज़ एंड कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹25। क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ईयरली कैरिंग कॉस्ट चाहिए, इसलिए हम इस क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट को इंटू 4 कर देंगे। सो हमारा कैरिंग कॉस्ट ईयरली हो जाएगा 12%। नाउ 12%, लेकिन हमें तो रुपीस में चाहिए, तो हमें जब भी क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पे दिया जाता है तो हम उसको इनटू कॉस्ट पर यूनिट करते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि आप जो भी सामान होल्ड करोगे, स्टोर करोगे अपने वेयर हाउस में, वो हर एक यूनिट के ऊपर खर्चा होगा ना आपका। सो आपका स्टोरिंग कॉस्ट हर यूनिट पे खर्चा होता है, इसलिए यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट जो आपका सी है वो हो जाएगा 12% ऑन ₹25। इसको सॉल्व करने में आपको आंसर मिलेगा ₹3 पर यूनिट पर एनम। ये आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। सो आपका डेटा मिल गया है। आपका ए है 12,000, आपका ओ है ₹45, आपका कैरिंग कॉस्ट है सी। ई ओ क्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है √2AO अपॉन सी। अब ई ओ क्यू क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ई ओ क्यू इज़ द बेस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी यू शुड ऑर्डर टू हैव मिनिमम कॉस्ट। सो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू 12,000 आएगा, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 45 डिवाइडेड बाय सी। सी है हमारा, हमने फाइंड आउट किया है 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 600 किलोग्राम एज योर ई ओ क्यू। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी फाइंड करने बोला है इसमें। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय योर ई ओ क्यू। सो आपका एनुअल कंजम्पशन है 12,000 रॉ मटेरियल्स और आप हर बार 600 किलोज मंगाओगे, तो आपको कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? सिंपल है, 20 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे आपको। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जैसे कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपका है 20 इंटू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 45। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 900 रुपीज़ 900। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, साल भर का स्टोरेज खर्चा कितना आएगा। अब वो कैसे पता लगाओगे? तो उसका फॉर्मूला है ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर कैरिंग कॉस्ट। तो 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर कैरिंग कॉस्ट 3, आंसर आएगा 900 रुपीज़ 900। तो आप देखोगे कि आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट सेम आया है इसमें, क्योंकि जब ये दोनों नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ई ओ क्यू अगर डेसिमल में नहीं आएंगे, होल नंबर्स में आएंगे, तो आपके ये दोनों आंसर डेफिनेटली सेम आने वाले हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हमारे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट। Interest of the locked up amount 20%. Order processing cost for each order is ₹100. Inspection cost per lot
is rupees 50. Follow-up cost for each order is rupees 80. Pilferage while holding inventory is 5%. Other holding cost is 15%. Other procurement cost for each order is rupees 170. Annual demand is 1000 units and cost per unit is rupees 10. अब मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए गिवन ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन मुझे आपको कुछ टर्म्स समझाने पड़ेंगे। सो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट हमें 1000 यूनिट्स दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारे पास 4 कॉस्ट है इस क्वेश्चन में। तो वो कौन से प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज रुपीज़ 100। मतलब हर ऑर्डर में आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट 100 जाहिर है, तो वो आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट में। इंस्पेक्शन कॉस्ट, अब आप बोलोगे भैया इंस्पेक्शन कॉस्ट इसमें कैसे आ सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में? तो इंस्पेक्शन इज़ नथिंग बट जब आपके घर में कोई होटल वाला डिलीवरी लेके आता है, रेस्टोरेंट वाला डिलीवरी लेके आता है, तो आप क्या करते हो? पहले देखते हो कि सामान के अंदर बस। तो आपके ऑर्डर के डिलीवरी के वक्त जो भी इंस्पेक्शन में बीच में खर्च आया वो आपको इनकर करना पड़ेगा। तो वो हो गया इंस्पेक्शन कॉस्ट। फॉलो अप कॉस्ट क्या होता है? तो फॉलो अप कॉस्ट, आपने सपोज एक बंदे को अपॉइंट किया कि भाई मेरा ऑर्डर आने वाला है, तू उसको ज़रा फॉलो अप करते रहे कि वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो वो बंदा भी चार्ज करेगा, तो वो हो गया एक तरह से फॉलो अप कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या होता है? अब ये कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है? वो इसलिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। तो आपने ये आपका ऑर्डर हासिल करने के लिए और भी कुछ कॉस्ट इनकर किए होंगे। अब इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपको क्वेश्चन में जब आप देखोगे डेटा में, आपको दिया रहेगा कि ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर। जब पर ऑर्डर या ईच ऑर्डर का बात आएगा ना, तो वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में सीधा सीधा जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिख देना, लेकिन होता अक्सर वैसा ही है। अब कैरिंग कॉस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं: इंटरेस्ट, पिल्फरेज एंड अदर होल्डिंग कॉस्ट। अब आपको अदर होल्डिंग कॉस्ट तो समझ में आई होगा क्योंकि होल्डिंग इज स्टोरिंग। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा अब कैरिंग कॉस्ट में? तो इंटरेस्ट एक इंसान कब तक भरेगा? जब वो लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट उसको चार्ज होता है। तो सपोज कोई एक बंदा जिसका एक वेयर हाउस है, उसने एक लोन लिया है। अब उस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी भरना है। जब तक उसका रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता और वो फिनिश गुड्स बाहर सेल नहीं हो जाते, तब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे और फिर वो बैंक वालों को लोन रीपे नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट, जब तक वो बंदे के रॉ मटेरियल्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, तब तक उसको इंटरेस्ट और लोन भरना पड़ेगा। जिस दिन वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गए और सेल हो गए तो वो लोन रीपे हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट आता है कैरिंग कॉस्ट में। अब पिल्फरेज क्या होता है? पिल्फरेज इज नथिंग बट, सपोज कोई एक शॉप है। हम शॉप में जब बचपन में जाते थे मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी अपनी शॉपिंग कर रही है और हम भी अपनी शॉपिंग कर लेते थे। हम डब्बे में से चॉकलेट निकाल लेते थे, मैं भी निकाला हूँ। हम डब्बे में से चॉकलेट निकाल लेते थे, कभी कभी कुछ उठा लेते थे, कभी चावल मुट्ठी में ले लिया एंड देन मस्त निकल गए। तो पिल्फरेज इज़ नथिंग बट एक तरह का चोरी या फिर एक छोटा मोटा लॉस जो एक कंपनी को बेयर करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स मिसप्लेस्ड वगैरह। तो आपको पिल्फरेज होगा कब? जब तक आप सामान होल्ड कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो या उसको कैरी कर रहे हो अपने वेयर हाउस में। तो आपके लेबर्स कभी कभी थोड़े से सामान या गुड्स अपने घर लेके चल जाते हैं, रॉ मटेरियल्स। इसलिए तो पिल्फरेज भी आपके कैरिंग कॉस्ट में आ जाता है कि वो भी आपको एक तरह से खर्चा ही दे दिया ना या पिल्फरेज ने। सो इसलिए आपका कैरिंग कॉस्ट विल बी 40%। जो भी आपको कॉस्ट परसेंट में दिया रहेगा, समझो कि वो कैरिंग कॉस्ट में सीधा सीधा चल जाएगा। अब जैसे कि हमने पिछले सम में देखा कि कैरिंग कॉस्ट हमारे कॉस्ट पर यूनिट मतलब पर यूनिट के परचेज प्राइस पे जाता है। तो इसलिए हमारा कैरिंग कॉस्ट विल बी 40% on rupees 10, which will give me rupees 4 per unit per annum। एक बार जब आपने गिवन फाइंड आउट कर लिया, तो फॉर्मूला लगा के आंसर लाना बच्चों का खेल है। तो ई ओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। हम इसका जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है ये। लेकिन मुझे आंसर यहाँ पे कुछ डेसिमल में आया है एंड मैं वो डेसिमल में नहीं लिखूंगा, मैंने राउंड ऑफ कर लिया उसे।
अब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मेरा फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि फटाफट ये वीडियो हो जाए, डिवाइड बाय EOQ इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 447। आंसर मुझे कुछ वापस से पॉइंटर में आएगा समथिंग, एंड मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर्स ले लिया है। अब फॉर माई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है मेरे 2 और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 400 पर ऑर्डर। तो आंसर यहाँ पर आएगा 800 रुपीज़, 800 पर ऑर्डर। नाउ मेरा एनुअल कैरिंग कॉस्ट, जैसे कि हमने पिछले सम में देखा था कि मेरा एनुअल कैरिंग कॉस्ट और मेरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आया था, तो देखते हैं इस सम में क्या होता है कि मेरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ है 447 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 894। अब ये क्यों, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, पिछले समय तो सेम आया था और हर बार सेम ही आता है। हमने टैबुलर मेथड में भी लिखा था कि सेम आता है, क्योंकि जब EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर डेसिमल में आता है तो हमें ये दोनों आंसर डिफरेंट मिलेंगे। अब एक और ट्रिकी सम है मेरे पास आपके लिए, उस पर जंप करते हैं सीधा हम। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल which is purchased at rupees 60 पर kg। सो आपका रॉ मटेरियल का है प्राइस 60 पर kg, तो आपका हो गया ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। देन यहाँ पे बोला गया है द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 390 पर ऑर्डर। सो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी रुपीज़ 390 per order. Then the incremental carrying cost of inventory of raw material is rupees 0.50 per kg per month। हमें कैरिंग कॉस्ट तो यहाँ दिया है, लेकिन बोला गया है दैट इज 0.50 पर kg पर मंथ। हमें, जैसा कि मैंने आपको पिछले समय बताया कि हमें सारे वैल्यूज़ एनुअली चाहिए होते हैं, इसलिए टू कन्वर्ट दिस इनटू एनुअली हम इसको करेंगे 0.50 इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हम सबको पता है। सो यू विल गेट अ आंसर एज रुपीज़ 6 पर kg पर एनम। यहाँ पे हमें बोला गया है इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज़ 9 पर kg पर एनम। अब ये पर kg पर एनम देख के आप समझ गए होंगे कि ये कैरिंग कॉस्ट में जाएगा, लेकिन ये ऊपर क्या बोला है द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज नथिंग बट योर बैंक लोन। बैंक लोन आपने लिया, इन्वेस्ट किया अपने रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री के ऊपर, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रहा है, लोन के ऊपर कॉस्ट क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपके कैरिंग कॉस्ट में जाएगा, और मैंने आपको पिछले समय ही बताया था क्यों। तो हम इसको 9 रुपीज़ 9 से भी ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट जो हो जाता है दैट इज़ रुपीज़ 15 पर kg पर एनम। यह हो गया हमारा रफ वर्क। In the last statement, it is said that the annual production of the product is 1 lakh units. 1 lakh units is annual production of product, मतलब ये finished good है हमारा, ठीक है। And 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material, मतलब ये तो हमारा annual production है, ठीक है। 2.5 यूनिट्स हमें मिलता है 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल से। तो 1 लाख यूनिट्स कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल से मिलेगा, सिंपल है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये जाता है ऊपर, ये आता है नीचे,
तो 1 लाख इंटू 1 इज़ नथिंग बट 1 लाख, एंड देन 2.5 नीचे लाओगे यहाँ पे, जब इसको आप करोगे तो आपको आएगा 40,000 kilograms. तो 40,000 kilograms is your raw material required to produce 1 lakh units. So आपका annual consumption of raw material is 40,000. अब इस डेटा को हम फेयर नोट बना के लिखते हैं. सो ये रहा आपका गिवन डेटा. अब गिवन डेटा के हिसाब से हमें 4 चीज़ फाइंड आउट करने बोला गया है. EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, annual ordering cost and annual carrying cost. EOQ का फॉर्मूला है, जी हाँ, रूट ऑफ 2AO अपॉन C. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर लाओ. एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय EOQ. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर लाओ. Annual ordering cost is number of orders into your ordering cost, and annual carrying cost is nothing but EOQ divided by 2 into carrying cost. So आपके आंसर्स है ये. यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ डेसिमल में आए थे एंड मैंने इसे राउंड ऑफ कर लिया है, एंड इसके लिए आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट डिफ़र करेगा एक दूसरे से. सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर, जहाँ पे हम वापस से एक बार देखेंगे फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को, और वो कैसे काम आता है मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर. तब तक के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ वीडियो के एंडिंग में. आप वो सॉल्व करके बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं. टिल देन, गुड बाय.